स्टार्ट करते हैं। Today we discuss the concept of print, like how to print a single value, how to print multiple values, and concept of separator, rules behind the concept of separator. Fine. Today we will learn how to write multiple print statement in a same program. Suppose करिए मैंने लिखा है यहाँ पर print like hello. So is it possible to write one more print statement or any other statement along with this print statement? आंसर इज यस। आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रिंट के साथ और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज नॉट लाइक कि जो भी होगा तो प्रिंट स्टेटमेंट ही होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट पाइथन में होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, लूप का स्टेटमेंट होगा, यूजर से इनपुट लेने का स्टेटमेंट होगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाने का स्टेटमेंट होगा, फाइल अपलोड करना, फाइल डाउनलोड करना। तो इस तरह से अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग पाइथन में स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। फाइन। नाउ थिंग इज कि हम अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो क्या हम एक ही लाइन में लिखेंगे? और अभी हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को ही जानते हैं, है ना, तो अभी हम प्रिंट के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। सपोज इफ आई राइट लाइक दिस, प्रिंट हेलो, प्रिंट हाय, देन प्रिंट बाय, तो क्या ये सही होगा? और एक एरर आएगी हमारी कि यू कैन नॉट राइट मोर देन वन स्टेटमेंट इन अ सेम लाइन। सो फर्स्ट थिंग इज लाइन एंड सेकंड थिंग इज स्टेटमेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लाइन ये रही, एक लाइन नंबर, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो कई सारी लाइन इस तरह से मैं अपने प्रोग्राम में बना सकता लाइक दिस। नाउ थिंग इज कि एक लाइन पर क्या एक ही स्टेटमेंट लिखा जाएगा या एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है? आंसर इज एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। बट सर उसका भी क्या होगा? रूल। हर काम जो आप नया कर रहे हैं पहली बार, हमेशा उसका क्या होगा? कोई ना कोई रूल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि मैं एक लाइन में कितने स्टेटमेंट लिख सकता हूं, तो आंसर आता है एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। बट थोड़ा सा एक एनालॉजी के साथ समझते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या रूल हो सकता होगा। एग्जैक्ट रूल तो पढ़ेंगे। सपोज इन इंग्लिश इफ आई राइट लाइक दिस, ही इज ए गुड बॉय, हिज नेम इज सोनू, ही लिव्स इन इंडिया। तो अब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में एक लाइन पर ये लिखता हूं और आपसे कहा जाए गैस करिए इस लाइन पर कितने स्टेटमेंट्स हैं, तो कितने स्टेटमेंट्स आप गैस कर पा रहे हैं? 1 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है या 3 स्टेटमेंट है? अगर आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश जानते हैं तो शायद आप गैस कर सकते हैं कि माइट बी 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज ही इज ए गुड बॉय, सेकंड वन इज हिज नेम इज सोनू, एंड थर्ड वन इज ही लिव्स इन इंडिया। तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं, तो हम इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं? सेंटेंस। तो एक लाइन में हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। अच्छा, जो पहली बार पढ़ेगा उसे कैसे पता चलेगा कि ये 3 सेंटेंस हैं या एक है या 2 है? कोई तो कहीं कोई पहचान तो बताओ कि शुरू कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए फिर इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या बताया? फुल स्टॉप का रूल बताया कि एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए और उसी में आगे दूसरा सेंटेंस लिखना शुरू कर सकते। तो हर सेंटेंस के बाद अगर आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो इससे रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है। अब इजीली कोई भी गैस कर पाएगा कि सर लाइन एक है, बस 3 हमारे क्या है? सेंटेंसेस लिखे हुए। अच्छा, इसी काम को अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कर देता, ही इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप नहीं लगाया, हिज नेम इज सोनू, ही लिव्स इन इंडिया, तो इन तीनों में कोई डिफरेंस है? इसमें और इसमें, इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? दिस वन
वर्सेस दिस वन। दोनों ही अप्रोच में 3 स्टेटमेंट्स होने की बात कही गई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक लाइन पर 3 सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर एक लाइन में एक ही सेंटेंस है, दूसरी लाइन पर दूसरा सेंटेंस है, तीसरी लाइन पर तीसरा सेंटेंस। ठीक है, तो अब कौन सी वाली अप्रोच सही है? तो दोनों ही सही है। पहले वाली अप्रोच में ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप लगाना है, नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा पहला कब खत्म हुआ दूसरा कब शुरू हो गया, है ना, ऐसे ही कुछ होगा। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है कि एक लाइन पर अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखोगे तो बताना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद वो शुरू हुआ दूसरा स्टेटमेंट फिर वो कहाँ खत्म हुआ। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। यहाँ फुल स्टॉप मत लगाना कि फुल स्टॉप बताया था सर ने, वो तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट को एंड करने के बाद उसी लाइन पर अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा सेमी कॉलन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन। ठीक है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर। तो अब दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ, इसको टर्मिनेट कर दो। ठीक है, अब तीसरे वाले के बाद लगाना जरूरी है। अपनी इंग्लिश में देखो, तीसरे वाले के बाद अगर मैं ना भी लगाऊं तब भी तो काम चल ही रहा है मेरा। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी रूल पाइथन में होता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर सेम लाइन पर एक और स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो प्रीवियस स्टेटमेंट को पहले आपको टर्मिनेट करना होगा। लेकिन अगर आप किसी स्टेटमेंट के आगे फर्दर स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो टर्मिनेट करना ऑप्शनल है। और फिर अगर मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं तो हमने कहा तो भी सही है। अब ये लगाऊं या ना लगाऊं, हमने कहा आप पूछो अपने आप से, यहाँ पर ये लगाएं या ना लगाएं तो खास फर्क नहीं पड़ना है। समझ में आ रहा है कि 3 सेंटेंस हमारे। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक लाइन पर एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सेमीकोलन आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। तो फिर ज्यादातर प्रोग्रामर क्या बोलेंगे कि जब ना लगाने से ही काम हो जा रहा है तो फिर क्यों हम एक्स्ट्रा की प्रेस करें एक एक्स्ट्रा। तो इसलिए जनरली लोग प्रैक्टिस में नहीं लगा, और ऐसी प्रैक्टिस कोई करता नहीं है कि चलो ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो फिर रूल है लगाना पड़ेगा सेमी कॉलन। लेकिन सोचो कितने स्टेटमेंट लिख लोगे, ज्यादा लिखोगे तो स्क्रॉलिंग आ जाएगी। अब आपको जो शुरू के स्टेटमेंट है उनको समझने के लिए फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हमारा इरिटेटिंग हो जाएगा। इसीलिए जनरली प्रोग्रामर प्रेफर करता है कि भाई एक लाइन पर एक ही स्टेटमेंट सही है। अब अगर ऐसा हम प्रेफर करेंगे तो टर्मिनेशन ऑब्वियसली कैसा हो गया, ऑप्शनल। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं पहली बार करके दिखा देता हूं ताकि हम समझ जाए प्रैक्टिकली कि हाँ ऐसा हो। अब आउटपुट को समझना चाहते हैं। इन आउटपुट आपको हेलो, हाय और बाय कैसे दिखाई देंगे? कल जो पढ़ाया गया था और आज जो बताया जा रहा है उसमें चेंजेस हैं। कल आपको पढ़ाया गया था एक ही प्रिंट के अंदर से मल्टीपल वैल्यू अगर प्रिंट कराई गई होती तो आउटपुट एक ही लाइन में सेपरेटर के अकॉर्डिंग आता, और वो सेपरेटर अगर मैंने नहीं बताया होता तो स्पेस होता। और मैं बताना चाहता हूं तो बता सकती हूँ। आज पिक्चर थोड़ी अलग है। आज एक मैसेज एक प्रिंट से आ रहा है, दूसरा मैसेज दूसरे प्रिंट से आ रहा है, तीसरा मैसेज तीसरे प्रिंट से आ रहा है। तो कल वाला रूल लगेगा नहीं लगेगा जरूरी नहीं है। तो अब हमें ये सीखना है कि आउटपुट क्या आएगा। आंसर की तरफ चलते हैं। पाइथन में प्रिंट जब अपना एंड होता है तो वो न्यू लाइन देकर एंड होता है। तो हर प्रिंट अपने बाद में न्यू लाइन आउटपुट में देगा। तो हेलो के बाद इस वाले प्रिंट ने न्यू लाइन दी होगी तो ये वाला प्रिंट फिर न्यू लाइन पर ही प्रिंट करेगा, और इसने भी फिर न्यू लाइन दी होगी, अगला वाला फिर न्यू लाइन प्रिंट करेगा, इसने भी न्यू लाइन दी होगी। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं तो हमें ज्यादा फोकस करना नहीं है। तो हर प्रिंट न्यू लाइन से एंड होता है। ठीक है, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता
कि आप अपने प्रोग्राम में एक ही लाइन पर इन स्टेटमेंट को लिखते हैं और वन प्रिंट स्टेटमेंट इन ए लाइन, ये आप पे डिपेंड करेगा। सेम आउटपुट, अगर ये हटा दें तो सेम आउटपुट। और सर आपकी बात ऐसे करके ना माने तो लाइन नंबर 2 पर दो स्टेटमेंट हैं, नहीं मानी आपकी बात, मतलब एरर आएगी। मान लोगे तो बच जाओगे एरर। ठीक है, तो अब अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और जितना अब तक आपको पढ़ाया गया है उसी के ऊपर अगर इंटरव्यू पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए क्या पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेशन हमारा रिक्वायर्ड होता है हर स्टेटमेंट के बाद या नहीं होता। इज स्टेटमेंट टर्मिनेशन कंपलसरी इन पाइथन और नॉट। तो आप क्या आंसर देंगे बताओ। तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं इनके दो तरह के आंसर जनरली हो सकते हैं। पहला यस और नो, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा आंसर होता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है, आपको समझाना पड़ेगा। जब आंसर यस और नो में आता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव आंसर, और जब आंसर यस और नो में ना होकर समझाना पड़े तो उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव आंसर। तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या पाइथन में हर स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेशन जरूरी है, तो ये ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, इसका आंसर सब्जेक्टिव है, आपको समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे। अगर किसी स्टेटमेंट के बाद उसी लाइन पर मुझे एक और स्टेटमेंट लिखना है तो ये मस्ट, और अगर मुझे किसी स्टेटमेंट के बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो ये ऑप्शनल है। आप लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक। क्या ऐसा कह देना सही है कि पाइथन में पूरी तरह से स्टेटमेंट टर्मिनेशन ऑप्शनल ही होता है। ये स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो हर सिचुएशन में ये रूल काम करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या एक प्रिंट में एक से ज्यादा सेपरेटर हो सकते हैं, तो इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो का आंसर है कि नो, नहीं हो सकते, सीधा सीधा एरर आएगी। एक प्रिंट में एक से ज्यादा सेपरेटर नहीं लगा सकते, एरर। इसमें कोई सब्जेक्टिव वाली बात ही नहीं है, समझाने वाली बात ही नहीं है आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मैं हेलो इंडिया, हाय भारत और बाय, ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर, क्या आंसर आएगा इसका विद प्रॉपर फॉर्मेट, जैसा दिखाई देगा आउटपुट ना। आंसर तो मुझे ही पता है, हेलो इंडिया हाय भारत बाय आएगा। ये नहीं पूछना, ये तो सबको पता है, पूछना है किस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि वो सीखना है। वेरी फर्स्ट इज हेलो, नाउ आफ्टर दैट स्पेस, देन इंडिया, देन न्यू लाइन। अब ऐसा क्यों आया इतना समझ लीजिए। कल बताया गया था कि प्रिंट से जब एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट होती हैं तो उनके बीच का सेपरेटर क्या आता है, स्पेस। दैट्स वाई हेलो और इंडिया के बीच में क्या आ रहा है, स्पेस। अभी बताया गया कि जब कोई प्रिंट एंड होगा तो न्यू लाइन देकर एंड होगा। अब पहला वाला प्रिंट एंड हो रहा है हमारा तो न्यू लाइन अपने आप देगा, आगे न्यू लाइन। अब अगला वाला जो प्रिंट आएगा प्रिंट करने, वो कहाँ से प्रिंट करेगा, जहां पर अभी आउटपुट में कंट्रोल आ चुका है। तो आउटपुट का कंट्रोल कहाँ आ चुका है, लिखते लिखते न्यू लाइन पर आ चुका है। ठीक है, तो अगला वाला प्रिंट कहाँ से लिखेगा, यहाँ से है। उसके बाद स्पेस भारत।
अब दूसरा वाला प्रिंट एंड हो रहा है, क्या करेगा, न्यू लाइन, उसके बाद बाय। अब तीसरा वाला प्रिंट एंड हो रहा है, क्या देगा, न्यू लाइन। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आउटपुट होना चाहिए। सेपरेटर इक्वल टू कॉमा, separator equal to slash n. Now try to guess the format of output. हेलो के बाद कॉमा, फिर इंडिया, न्यू लाइन, फिर लास्ट में न्यू लाइन। ठीक है, क्या अभी भी इसका आउटपुट यही आएगा या कुछ चेंज होगा, चेंज होगा, बताइए कहाँ चेंज होगा। आई के बाद स्पेस आएगा कि कॉमा आएगा, सेपरेटर तो मैंने कॉमा बताया हुआ है। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार हो गया, एक प्रोग्राम में कितने सेपरेटर आ सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, आता हुआ गलत हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान से सुनिए। मैंने क्वेश्चन में पूछा है एक प्रोग्राम में कितने सेपरेटर आ सकते हैं, प्रिंट में नहीं पूछा है मैंने। तो एक प्रोग्राम में सेपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सेपरेटर तो प्रिंट से बिलोंग करता है। तो हर प्रिंट में एक सेपरेटर आ सकता है। तो इस तरह से अगर प्रोग्राम में मल्टीपल प्रिंट हुए तो हर प्रिंट में अपने अपने एक एक बार सेपरेटर आ सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे एक प्रोग्राम में कितने सेपरेटर, तो आंसर थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, है ना। आपको ऐसे नहीं कह देना है कि एक ही आएगा या एक से ज्यादा आएगा। आप बोलेंगे कि सेपरेटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्राम से बिलोंग नहीं करता है, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट से बिलोंग करता है। और एक प्रिंट में एक ही सेपरेटर आ सकता है। तो अगर किसी प्रिंट में आपने सेपरेटर नहीं बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के सेपरेटर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, नहीं। नहीं बताएंगे तो डिफॉल्ट सेपरेटर ही कंसीडर होगा। तो सेकंड वाले प्रिंट का सेपरेटर अगर नहीं बताया गया है तो उसका अपना जो डिफॉल्ट होता है स्पेस, वही कंसीडर होगा, ना कि पहले वाले का उठा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब तो रन कर। तो मल्टीपल प्रिंट पे काम करना हमें आ गया, कैसे सेपरेटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ये हमारी समझ में आ गया। अब इज इट पॉसिबल टू चेंज एंड ऑफ प्रिंट because default value of and is new line? Is it possible to change this value? क्या हम and की इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बट हाउ? सपोज इस प्रिंट का एंड में न्यू लाइन से नहीं करना चाहता, तो किससे करना चाहते हैं वो आप बताइए, कैसे? कॉमा लगाकर लिखेंगे एंड इक्वल टू। तो इस प्रिंट का एंड अब जिससे भी करना चाहते हैं एंड लगाकर आप बता सकते हैं। और इसके भी तीन रूल। पहला रूल, एंड की वैल्यू स्ट्रिंग होगी, इंटीजर नहीं हो सकती, फ्लोट नहीं हो सकती, स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग में क्या लिखोगे वो आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे करो। तो सपोज मैंने लिख दिया डॉलर, एंड इक्वल टू डॉलर। सेकेंड रूल, you cannot repeat and like this, you will get error. If you write, you will get error, argument repeated and third rule, you cannot write any value that you want to print after and or separator. Like if you want to print Python or any message, you will get error.
तो सेपरेटर और एंड के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। सेपरेटर और एंड की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, पहले एंड आ सकता है फिर सेपरेटर आ सकता है, लेकिन इन दोनों के बाद कोई वैल्यू नहीं आती, ये दोनों रिपीट नहीं होते। इन दोनों की वैल्यू आप अगर बताना चाहते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रिंग ही हो सकती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सेकंड वाले का एंड भी मैं बताना चाहता हूं तो आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बताइए। हेलो तो लिख ही लेते हैं, इतना तो आएगा ही। देन कॉमा इंडिया, आफ्टर इंडिया you will see this dollar sign, then न्यू लाइन। न्यू लाइन क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि प्रिंट एंड होता है न्यू लाइन से। जब आप अपना एंड बताते हैं तो न्यू लाइन वाला रिप्लेस हो गया आपके वाले से जो आपने बताया। अब जो डिफॉल्ट एंड न्यू लाइन से होता था वो नहीं होगा, आप अपना बताएंगे उससे होगा। अगर आप अपना नहीं बताएंगे एंड तो न्यू लाइन से एंड। अब मैंने बता दिया, अब ये नहीं होगा कि मेरा वाला भी एंड होगा, जो डिफॉल्ट वाला एंड होता है वो भी होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो एंड हो गया, किससे हो गया? डॉलर से हो गया। अब आगे बताइए। अब अगला वाला प्रिंट लिखना शुरू करेगा कहां से? पहले वाले प्रिंट के एंड के नेक्स्ट से। पहले वाले प्रिंट के एंड के नेक्स्ट से, तो एंड तो हो चुका, अब इसी के आगे से लिखना शुरू करेगा। तो इसके आगे अगला प्रिंट लिखेगा, क्या लिखेगा? है। अब अपनी उसकी कहानी चलेगी, क्या लिखे आई के बाद? स्पेस। अब क्या आएगा? भारत। अब सेकंड वाला प्रिंट एंड होगा, मैंने इसका एंड बता रखा है, क्या बता रखा है मैंने इसका एंड? कॉमा, यू विल सी दिस कॉमा आफ्टर भारत, देन सेम लाइन में, नेक्स्ट लाइन में सेम लाइन, एग्जैक्ट। तो ये इस बार इस कोड का क्या होना चाहिए? आउटपुट। अच्छा, एक और रहेगा छोटा सा, तीसरा वाला प्रिंट भी तो एंड होगा, तो उसका तो एंड मैंने नहीं बताया है, वो किससे होगा? अभी भी न्यू लाइन से। तो कर्सर आपका न्यू लाइन में ब्लिंक करता दिखाई देगा। ठीक है। नहीं, एरर आ जाएगी अगर एंड को मैं मल्टीपल टाइम लिख दूंगा। मान लीजिए मैंने एंड की वैल्यू कॉमा भी कर दी, एंड की वैल्यू स्लैश टी भी कर दी। इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो कॉमा इंडिया डॉलर हाई टैब स्पेस भारत कॉमा बाय न्यू लाइन। यही आना चाहिए हमारा। तो मैंने इस प्रोग्राम से सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करी है कि सेपरेटर और एंड लास्ट में आते हैं, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो, पहले सेपरेटर और एंड है, यहाँ पर सेकंड वाले में एंड और फिर उसके बाद सेपरेटर। इन दोनों के बाद कोई वैल्यू नहीं आ सकती, दोनों कोई रिपीट नहीं कर सकते, दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग में आप एक करेक्टर लिखेंगे, एक से ज्यादा करेक्टर लिखेंगे, वो आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी। जो लर्निंग प्रोसेस होता है किसी भी चीज का, चाहे वो कार की ड्राइविंग सीखना हो, चाहे स्विमिंग सीखना हो,
या पाइथन लैंग्वेज सीखना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग प्रोसेस जनरली एक जैसा ही होता है। सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप कार को ड्राइव करना सीखना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, गियर लीवर क्या होता है, स्टेयरिंग क्या होता है, आपको नॉलेज हो गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपने एक बार कार चला ली, कहीं कहीं कोई टच नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चला ही लोगे। नॉलेज है लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब लर्निंग प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। तब आपको नॉलेज एक बार लेनी है, वो ले ली। अब क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे कार चलाने की, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कार चला रहे होगे, मन में कुछ और सोच रहे होगे, और कार अपने आप चल रही होगी। आपको कार चलाने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा होगा। वो सिचुएशन जब आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि कार चलाने का प्रोसेस मेरे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। तो हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से किसी काम को करना हो तो उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। अब जैसे हम पलक झपक रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है कोई इसमें? नहीं। ये काम कौन कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जब हम शुरू में कार चलाना सीखेंगे तो कॉन्शियस माइंड से इस काम को किया जा रहा होगा। जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल कार चला लेंगे, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर कार चला लेंगे, तो कार चलाने वाला काम अब सबकॉन्शियस माइंड से होगा। सबकॉन्शियस माइंड से कार जब चलाई जाती है तो आप अपने आप, आपको पता है कि कहाँ टर्न आने वाला, अपने आप कार मुड़ जाएगी। आपको मोड़ने के लिए एफर्ट नहीं लगाना। इसी तरह से प्रोग्रामिंग भी होगी। जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो एक तो नॉलेज है, नॉलेज तो पहली बार में आ जाती है। अब रहता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सब कॉन्शियस माइंड से दे रहे हो। अभी आप कैसे कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से आप अपना आंसर दे रहे हैं। आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, और क्या आंसर इसका होना चाहिए। आपके दिमाग को एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अभी आपकी एक्टिविटी जो हो रही है वो कॉन्शियस माइंड से हो रही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह की चीजों की, सेपरेटर की, एंड की, प्रिंट की, एक दिन आएगा कि सब कॉन्शियस माइंड से आंसर आना शुरू हो जाए और आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, देखकर फटाफट से आंसर दे दो। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक ही तरीका है, टाइम स्पेंड करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी ये चीज हो जाएगी। ठीक है। प्रैक्टिस खुद करनी है, होते हुए देखनी नहीं है कि सर आपने 15 प्रोग्राम करा दी, हो तो गई प्रैक्टिस। अरे वो मेरी हुई है, आपकी नहीं हुई है। आपकी अभी जीरो है। मैं 1 लाख किलोमीटर कार चला रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपका नहीं हो गया अभी। तो आपको लेना होगा, खुद से अर्न करना होगा। ठीक है। चलो, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा। हर टॉपिक पूरा होते ही, जैसे अभी मेरा प्रिंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। अब बस इसमें प्रैक्टिस करना रह गया है। तो कुछ प्रैक्टिस मैं अभी और कराऊंगा और कुछ मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। पहले अभी और मैं कराता हूँ और फिर घर से करने के लिए दूंगा, ताकि घर पे आप थोड़ा बिजी रहो, थोड़ा फेसबुक और व्हाट्सएप से थोड़ा हमारा ब्रेन को आराम मिले। ये सब थोड़े वायरस हमारी लाइफ से, जिनका कोई वैक्सीन नहीं है। चलो, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड इक्वल टू कॉमा प्रिंट है, प्रिंट बाय। नाउ ट्राई टू गैस द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। आ रहा है ऑनलाइन, तो मधुर सर को बोल दो। बोल दिया है।
सारस्वत नाम से कोई आया तो है नहीं। सारस्वत नाम से भी कोई नहीं। चलो कोई नहीं, अगर आएगा तो। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले वाले प्रिंट को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करिए अपने ब्रेन के अंदर, और सिर्फ उसका आउटपुट पहले बताइए क्या आएगा। सिर्फ फर्स्ट प्रिंट का आउटपुट देखने वाले को क्या दिखाई देगा, भूल जाओ आगे कुछ लिखा भी। पहले वाले प्रिंट से बताओ कोई वैल्यू प्रिंट होगी? नहीं। तो एंड तो होगा वो, अगर चला है तो एंड तो होगा ही। अब एंड अगर होगा, आपने नहीं बताया होता तो न्यू लाइन से एंड होता। अगर आपने बता दिया है तो जो आपने बताया है उससे एंड होगा। मैंने बता रखा है तो जो मैंने बता रखा है उससे एंड होगा। दैट मीन्स किससे एंड होगा? कॉमा से। कॉमा। अब सेकंड प्रिंट का एग्जीक्यूशन करो। है, अब ये सोचना है कि है कॉमा के बाद आएगा कि नेक्स्ट लाइन पर आएगा। कॉमा के बाद, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तो आएगी नहीं। अब वो आती तो किस वजह से आती? पहले वाले प्रिंट के डिफॉल्ट एंड की वजह से आती। अब वो एंड हमने अपना वाला दे रखा है, ठीक है। तो अब इसी के आगे आगे आपका है। अब सेकंड वाले प्रिंट का एंड होगा, हमने एंड नहीं बताया है तो किससे होगा? न्यू लाइन से। तो हम आ गए न्यू लाइन में। अब लाइन नंबर 3, उससे कुछ प्रिंट नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एंड तो फिर भी होगा वो। किससे एंड होगा वो? न्यू लाइन से। तो एक न्यू लाइन यहाँ आ गई। अब हम कहाँ आ गए? बाय पर आ गए। फिर एक न्यू लाइन आ गई। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कॉमा है, उसके बाद अब पढ़ने वाला इसको एक एम्प्टी स्पेस पढ़े, न्यू लाइन पढ़े, एक ही बात हो सकती है। उसके बाद फिर हमारा बाय। अब बताइए क्या आएगा आउटपुट? तो अभी आप सोचना शुरू करेंगे कि पहला वाला प्रिंट एंड हो जाएगा कॉमा से, तो जी कॉमा आ गया। अगला वाला प्रिंट होगा, तो अगला वाला प्रिंट, ध्यान से देखो, रूल था कि सेपरेटर और एंड के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी जाती है। तो ये इस वजह से क्या आ गई? एरर आ जाएगी। इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि सेपरेटर के बाद सिर्फ एंड आ सकता है, एंड के बाद सिर्फ सेपरेटर आ सकता है, कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, इसलिए क्या आएगी हमारे इस प्रोग्राम में? एरर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अब एरर नहीं है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी भी एरर है? एरर है। हाँ, तो वो एरर तो नहीं होगी ना फिर। अब आउटपुट बताइए क्या आएगा? कॉमा। अब क्या करूं? यहाँ पे क्या कॉमा लगाऊं, न्यू लाइन पे आ जाऊं, क्या करूं? इतना आउटपुट पहले वाले प्रिंट से आया, इतना आउटपुट दूसरे वाले प्रिंट से आया, और न्यू लाइन तक, यहाँ तक था। अब तीसरा प्रिंट अपना काम शुरू करेगा, तो वो कुछ प्रिंट तो करेगा नहीं। सेपरेटर चलेगा नहीं, क्योंकि सेपरेटर दो वैल्यू के बीच में चलता है, यहाँ पे एक ही वैल्यू नहीं है आपकी। ठीक है, तो क्या करें? सीधा न्यू लाइन, और क्या लगा दें यहाँ पर? बाय।
चलिए अब अगर आगे बढ़े, तो जितना हमने अभी प्रैक्टिस करी है इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनको पहले आप अपने एंड पर अटेम्प्ट करेंगे, और जब आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सीखना। ठीक है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो हमें इस पोइम को एज इट इज आउटपुट में प्रिंट कराना है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हमें पोइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये सोचने में होगा कि कैसे आप इसको आउटपुट में प्रिंट कराते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है, इस लाइन को एक प्रिंट से प्रिंट करा दिया आपने, फिर न्यू लाइन पर आप अपने आप आ गए होंगे, फिर दूसरी लाइन की शुरुआत में आप टैब स्पेस लगा दीजिए, फिर उसके बाद इसको प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 छह अलग अलग प्रिंट लिख सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, सर इतनी मेहनत क्यों करनी, इस पूरे को सिंगल एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग ना बना दें और एक ही प्रिंट से एज इट इज प्रिंट कर देते हैं, तब भी तो काम हो ही जाएगा हमारा। तो ये ज्यादा आसान अप्रोच पड़ेगी हमारे लिए। तो हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, अपने ब्रेन को ये एक इंफॉर्मेशन देनी है कि इस तरह की चीजें देखने के बाद आपको क्या सोचना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में सोचना। एक एक लाइन पर स्ट्रिंग प्रिंट करने के बारे में नहीं सोचना है, वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाए कि मुझे कोई पैराग्राफ प्रिंट करना है या बहुत सारी हमारी लाइंस हैं जो सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, ठीक है, तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो बस इस प्रोग्राम से क्या करना है, इस पूरी पोइम को कॉपी करो और फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग में प्रिंट में लिखकर आउटपुट दिखा दो, आ गया आउट। अगला प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड ईच इन न्यू लाइन। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका वो देखो। तो यहां पर मैंने क्या करा, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो आपके 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करेगा और हर नाम नई लाइन पर आना चाहिए, हर नाम एक नई लाइन पर आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे एक और कंडीशन है, एक ही प्रिंट यूज करना है। एक और कंडीशन है कि स्ट्रिंग भी एक ही रहनी चाहिए। क्या मतलब, कुछ इस तरह से आप देखो, प्रिंट एक ही लगाना है, स्ट्रिंग एक ही रखनी है, यहां से शुरू होगी और यहां पर खत्म होगी, है ना। उसी में 5 नाम होंगे, सोनू मोनू अजय विजय चिंटू पिंटू जो भी है, लेकिन आउटपुट न्यू लाइन पर आना चाहिए। तो बीच बीच में क्या लगानी है आपको, स्लैश है। तो इससे क्या सीखने को मिलेगा, स्लैश एन सीखने को मिलेगा कि अगर प्रिंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से एंड होता है, लेकिन प्रिंट एंड होने से पहले ही मुझे अगर आउटपुट में न्यू लाइन दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, स्लैश एन का यूज करके हम दिखाएंगे। ठीक है। तीसरा प्रोग्राम है, सेम आउटपुट लाना है, बस इस बार अलग क्या करना है, 5 स्ट्रिंग अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर स्ट्रिंग एक ही है, यहाँ 5 स्ट्रिंग होनी चाहिए। देखो पहली स्ट्रिंग एक हो गई, कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग हो गई, कॉमा, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग। और अब बाय डिफॉल्ट जब ये 5 प्रिंट होंगे तो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या चलेगा, स्पेस। तो बस क्या कर देना है, सेपरेटर अपने क्या लगा देना है, स्लैश एन। तो ये 5 के 5 एक ही प्रिंट से न्यू लाइन पर प्रिंट हमारे हो जाएंगे। चौथा ये कह रहा है कि यही आउटपुट लाना है लेकिन 5 प्रिंट लगाने। तो एक प्रिंट से पहला नाम, एक प्रिंट दूसरे प्रिंट से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से आपको ये करना है। अब अगला क्या है, 5वां प्रोग्राम। 5वां प्रोग्राम है कि आपको एक कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है,
तो कोई भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है जिसमें स्लैश टी और स्लैश एन का यूज होता हो, लेकिन आउटपुट में स्लैश टी का मीनिंग टैब स्पेस नहीं आना चाहिए, स्लैश एन का मीनिंग न्यू लाइन नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या आना चाहिए, आउटपुट में ये एज इट इज प्रिंट होने चाहिए। तो कोई सी भी स्ट्रिंग अपने मन से आप कंसिडर कर सकते हैं जिसमें इन दोनों का बस यूज करना है, और फिर आउटपुट में ये दोनों एज इट इज प्रिंट होने चाहिए, इनके मीनिंग नहीं आने। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको मुझे बनाने हैं 5 प्रोग्राम और बनाकर मुझे सबमिट करना है। ठीक है, ये कैसे सबमिट करोगे इन सबको, मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ है, मैं अभी दिखा देता हूँ कि इस ग्रुप में कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है। जो नहीं हुए हैं वो आज हो जाएं। तो 24 स्टूडेंट इसमें ज्वाइन है, एक दो ही कोई होगा जो नहीं होगा बस। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ज्वाइन है। अब यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ असाइनमेंट, और ये मैंने इसका नाम दे दिया प्रिंट असाइनमेंट, और ये मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया। और ये सबके पास पहुंच गए होंगे, एक बार चेक करो पहुंच गए सबके पास या नहीं। जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है अभी, एक बार चेक करिए। तो ये असाइनमेंट सबके पास आ गए होंगे। अब कैसे आप इस पर काम करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट बनाने के बाद मुझे सबमिट करना है, और यहाँ पर जो काउंटर 0 आ रहा है ये बढ़ता चला जाएगा जितने लोग सबमिट करते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए 2 लोगों ने असाइनमेंट बना के सबमिट कर दिया तो यहाँ पे 2 लिख कर आएगा, 5 लोगों ने कर दिया यहाँ 5 लिख कर आ जाएगा। अभी 24 स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट किया जा चुका है, मेरी तरफ से 24 स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जा चुका है। अब अगर आप सबमिट करेंगे तो कैसे करेंगे वो सीखिए। तो आपको यहाँ पर जब इसे ओपन करेंगे तो व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करना है, और जब आप यहाँ व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऐड वर्क नाम से एक ऑप्शन आएगा, ऐड वर्क। तो हो सकता है मोबाइल में डायरेक्ट आ जाए, ब्राउजर पे सेटिंग ऑप्शन के अंदर आए, है ना, एक बार देख लेना। ऐड वर्क ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा, किसी में फाइल का ऑप्शन भी आ सकता है। अपलोड या फाइल में से किसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, जो आपने अपने सिस्टम में ये 5 अलग अलग प्रोग्राम बनाए होंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, उनको आपको अटैच कर देना है और वो सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पर नाम और यहाँ पर मेरा काउंटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वैसे ही उस बंदे का नाम दिख जाएगा कि किसने सबमिट किया होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्स बनाकर आपको मुझे सबमिट करने। मोबाइल है भी आपके पास, ज्वाइन है ग्रुप में, ये आपको दिख रहा है प्रिंट असाइनमेंट ऑप्शन आ रहा है क्लास वर्क टैब के अंदर। जो लोग क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है वो क्लास के बाद मधुर सर से लिंक लेकर ज्वाइन हो जाएंगे। आ रहा है, क्लिक करो इस पर। कल कर देना submit, कल करो। फिर व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पर व्यू असाइनमेंट नहीं आ रहा, जो ऑप्शन प्रिंट असाइनमेंट का इसी पे क्लिक कर दो। तो उसके बाद देखो ऐड वर्क करके आ रहा है कहीं, ऐड वर्क नीचे बॉटम पे आ रहा होगा। इधर ले आओ मोबाइल अपना,
जिनके मोबाइल में यूसी ब्राउजर होगा उनके में ओपन नहीं होगा, है ना। तो अगर यूसी ब्राउजर किसी के मोबाइल में है तो उसको हटाकर कोई और डिफॉल्ट बना लेना। योर वर्क में जाओ, ये नीचे आ रहा ना ऐड वर्क, उस पर क्लिक कर दो, कर दो click। यहाँ जो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अब आपने प्रोग्राम तो मोबाइल में बनाए नहीं होंगे, प्रोग्राम बनाए होंगे अपने अपने कंप्यूटर में, तो सेम ऑप्शन कंप्यूटर में भी आएगा। तो आप ऐप की जगह पर क्या ओपन करिए, classroom.google.com वेबसाइट ओपन करिएगा, सेम ऑप्शन आएंगे, तो वो प्रोग्राम आपने जब अपने कंप्यूटर जहाँ बनाए हैं वो आप अटैच कर दीजिए, सबमिट कर देना, मेरे पास आ जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या था कि सर ये कब तक बना के सबमिट करने हैं, ठीक है, और नहीं करें तो क्या होगा, और कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर देंगे तो क्या होगा, तो अपने आप से पूछना कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपको यहाँ लाया गया है या आप यहाँ आए हो। तो आपको आंसर मिल गया होगा दूसरे वाले क्वेश्चन का कि सबमिट करें तो क्या होगा, ना करें तो क्या होगा। हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप पे पड़ना है। करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। दैट मीन्स हमारी तरफ से ना कोई पनिशमेंट है, ना कोई रिवार्ड मिलेगा कि हाँ जी बहुत अच्छा आपने काम किया है या आपने क्यों नहीं करा, क्लास से चले जाओ। आप पढ़ने आए हो, हम आपको एक पाथ बता रहे हैं कि किस पाथ पे चलने से सीखा जा सकता है, उस पर आप चलेंगे नहीं चलेंगे वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्किल के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से कोई आपको ऐसी डिग्री नहीं मिल रही है कि जिसके थ्रू आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप सीखने आए हैं, उस सीरीज में ये आपको करना चाहिए। कब तक करना चाहिए, कोई डेडलाइन नहीं है, आज कर दो, कल कर दो, एक महीने बाद कर देना, एक साल बाद कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि आज एक टॉपिक खत्म हुआ, कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे वो भी खत्म होगा, तो उसके भी क्वेश्चन आएंगे। और अभी मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हर टॉपिक के असाइनमेंट में क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। अगले वाले में 10 हैं, अगला टॉपिक जो शुरू होगा खत्म होगा उसमें 10 क्वेश्चन है, उससे अगले वाले में 15 है। ऐसे करते करते हम 50 तक जाएंगे, एक असाइनमेंट 50 क्वेश्चन। इस तरह से 2.5 महीने का कोर्स हमारा जब पूरा हो जाएगा तो अराउंड 250 क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूँ इस तरह से, और इवन ज्यादा ही होंगे हमारे। तो अब आप देख लो कि अगर आप पेंडिंग करोगे तो आगे वाले कब से सबमिट करोगे। तो बेटर है, मेरी तरफ से सजेशन है, रूल वूल नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, बेटर है कि आज का काम आज ही निपटा दो, है ना। कल के इंतजार में रहोगे तो कल और काम इकट्ठा हो जाएगा, और हमारी लाइफ में और बहुत सारे काम भी है करने को, तो उनको भी तो करना होगा। तो इसलिए इसका काम आज ही निपटाओ, ज्यादा बढ़िया है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आपस में बातें ना करें, मुझसे बातें करें, उससे फायदा होगा आपको। आपस में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो ना उसको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है, उसका तो उसे भी नहीं आता। मेरा काम अगेन समझाना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आप बात करो जाओ क्लास से बाहर जाओ, है ना। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम खुद से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले उस लैंग्वेज के फंडामेंटल आने चाहिए। एक होता है टाइपिंग, एक होता है प्रोग्रामिंग। टाइपिंग का मतलब होता है कि कहीं हमने प्रोग्राम को लिखा हुआ देख लिया, अब उसको देख देख कर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। तो उसमें जीरो लर्निंग होती है, उसमें सिर्फ हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है कि इसको जल्दी से हम ढूंढ लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको कोई कोर्स करने की 20,000 की जरूरत नहीं है।
वो तो टाइप राइटिंग वाले बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, किसी का भी यूज करके आप सीख जाओगे टाइपिंग का। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया गया और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप से कोड सोच रहा हूँ और बना रहा हूँ। हो सकता है पहली बार में ऐसा करने में मुझे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कोई बात नहीं, लगाओ। भाई सीखते समय टाइम एक इन्वेस्टमेंट होता है, उसको नहीं बचाना चाहिए सीखते समय। ठीक है, तो अगर हम खुद से अपना प्रोग्राम अपने हाथों से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम तो चाहिए, लेकिन उस टाइम में हम करेंगे क्या? तो हमें पहले वो फंडामेंटल आने चाहिए जिससे कि हम सोच पाए कि क्या करें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, क्या लिखें कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो वो फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एक बार पहले उनको गो थ्रू करते हैं, और आप इन फंडामेंटल्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप खुद से प्रोग्राम बना सकते हैं। बने बनाए प्रोग्राम को टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शायद यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही करने हम आई भी थे, है ना। टाइपिंग तो हमें आती है वैसे भी, व्हाट्सएप से हमने सीख लिया, बहुत तेज टाइपिंग कर लेते हैं, दोनों हाथों से कर लेते हैं, इवन 10 उंगली की जरूरत ही नहीं है, 2 अंगूठे से ही कर लेते हैं, ये तो हमें आ गया है। ठीक है, चलो। अब पहला फंडामेंटल होता है हमारा, मैं एक काम करता हूँ, पहले सबकी लिस्ट बना देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना बना के समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा करेक्टर सेट, कीवर्ड, कमेंट, लिटरल, वेरिएबल, ऑपरेटर, यूजर इनपुट, कंडीशन। ये हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं पाइथन के। जितना टाइम लगाना है लगाइए, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने आप को। तो मैंने लिख दिया है कि ये फंडामेंटल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगेगा पहले आपको पढ़ाना चाहिए जिससे आपको फायदा ज्यादा होगा वो मैं पहले पढ़ा दूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्टर सेट की। तो सर करेक्टर सेट क्या होता है? करेक्टर सेट का मतलब होता है वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो आप अपने प्रोग्राम में टाइप कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो आप अपने आउटपुट में दिखा सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? करेक्टर सेट। उन सारे करेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? करेक्टर सेट। फिर से रिपीट करते हैं, करेक्टर सेट क्या बताता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो अगर आपसे कहा जाए सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, अब आपसे कहा जाए प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या है हमारा? सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। अभी आपने 3 स्टेटमेंट लिखे, 4 लिखो, 50 लिखो, अलग अलग तरह के लिखो। हमने भी उस प्रिंट स्टेटमेंट सीखा, उससे ज्यादा नहीं सीखा है। तो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस प्रोग्राम कहलाता है। स्टेटमेंट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। एक स्टेटमेंट में क्या होगा? बहुत सारे करेक्टर्स का सीक्वेंस होगा। जैसे मैंने लिखा प्रिंट है कॉमा 10 कॉमा 2.5। अब इसको आप प्रिंट स्टेटमेंट ना पढ़कर ऐसे पढ़ो, ये कौन है? ये पी है। तो पी क्या होता है? अल्फाबेट। ये कौन है? आर। आर क्या होता है? अल्फाबेट। ये आई, अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। ये कौन है? सिंबल। पैरेंथेसिस कौन है? एक सिंबल। सिंबल। ये कौन है? कोट, ये भी एक सिंबल है।
अल्फाबेट, अल्फाबेट, सिंबल, ये कौन है, ये भी सिंबल, ये कौन है, डिजिट, ये कौन है, डिजिट, सिंबल। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो हर इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, करेक्ट। तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टेटमेंट इज नोन एज करेक्टर, ये करेक्टर है। चाहे अल्फाबेट हो, ये करेक्टर है, चाहे सिंबल हो, चाहे वो डिजिट हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं स्टेटमेंट को सीक्वेंस ऑफ करेक्टर की बजाय ऐसे लिख दूं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट, यूनिट यहाँ पे ये सही लिखा था। करेक्टर कोई पूछे तो क्या होगा, ये है उसका आंसर। एन इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट, या स्टेटमेंट लगा दो तो भी ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट ही आते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, तो कोई पूछे करेक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेटमेंट, ये सही है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, हमने कहा अपने आप में पी, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ स्टेटमेंट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, करेक्ट। तो बताओ करेक्टर साइड क्या क्या हुआ, अल्फाबेट, सिंबल, डिजिट, ये सब स्लैश टी, स्लैश एन, स्पेस, ये सब क्या कहलाएगा मेरा, करेक्ट। शहीद हो गया करेक्टर फिर हमारा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेक्टर सेट नहीं बनाती। करेक्टर सेट एक अलग टॉपिक होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेक्टर सेट को एडॉप्ट करती हैं, ठीक है, उनका यूज करती हैं। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला करेक्टर सेट यूएस कंट्री के अंदर बनाया गया था और उस करेक्टर सेट का नाम था एस्काई करेक्टर सेट। और इस करेक्टर सेट के अंदर 128 करेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था बस। और इन 128 करेक्टर्स का यूज करके ही आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। इन 128 करेक्टर्स को ही आप अपने आउटपुट में दिखा सकते हैं। उन 128 करेक्टर्स में कौन कौन रहे होंगे, लोअर केस के अल्फाबेट 26, अपर केस के अल्फाबेट 26 हो गए, 52 हो गए। इंग्लिश की डिजिट, सर डिजिट भी इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, हमने कहा ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 0, अब बाकी सब इनका कॉम्बिनेशन है। हिंदी की एक इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या ये डिजिट नहीं होती, अरे डिजिट ये नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी तो डिजिट ही है। तो ऐसा ही करेक्टर सेट में सिर्फ ये रखा गया, इनको शामिल ही नहीं करा गया। ठीक है, चलो फिर क्या करा गया, एक और करेक्टर सेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया लैटिन करेक्टर सेट। लैटिन करेक्टर सेट में 256 करेक्टर्स को शामिल किया गया। इसमें कुछ और नए सिंबल्स ऐड कर दिए, है ना, लेकिन अभी भी वो सब नहीं आ पाया जो वर्ल्ड वाइड होता है।
वर्ल्ड वाइड जितने करेक्टर किसी कंट्री में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, अभी भी शामिल नहीं हुए कंप्यूटर साइंस का। फिर क्या करा, फिर और बहुत सारे करेक्टर सेट बने। फिर एक करेक्टर सेट बाद में बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनिकोड करेक्टर सेट। और यूनिकोड करेक्टर सेट में 65,536 करेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। और इस करेक्टर सेट में इंग्लिश की डिजिट भी है, हिंदी वाली डिजिट भी है, रोमन वाली डिजिट भी है, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के सिंबल भी हैं। अभी तक एस्काई में सिंबल कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, मल्टीप्लीकेशन, ये सिंबल थे कुछ गिने चुने। डॉलर, एट, हैश, ये सिंबल थे। लेकिन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, ये सब समेशन का सिंबल जो होता है वो, पाई का सिंबल जो होता है वो, ये सब नहीं है, ये सब नहीं थे। तो यूनिकोड करेक्टर सेट में इन सबको भी शामिल किया गया। का, खा, गा भी शामिल हुआ, छोटा का, था, छोटा, बड़ा, ये सब शामिल हुए। पंजाबी के करेक्टर आ गए, जापानीज करेक्टर आ गए, चाइनीज करेक्टर आ गए। तो आप ये कह लो वर्ल्ड वाइड कोई भी करेक्टर जो किताब में है या जो इंसान यूज करते हैं वो सब इसके अंदर शामिल कर लिए। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनती है तो उसको डिसीजन लेना है कि वो कौन सा करेक्टर सेट यूज करेगी। अगर उसने डिसीजन लिया ऐसा ही करेक्टर सेट, तो कोई भी प्रोग्रामर 128 करेक्टर्स का ही यूज करते हुए प्रोग्राम बना सकता है और उन्हीं करेक्टर्स को आउटपुट में दिखा सकता है। सोचो, अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या आएंगी? अब प्रॉब्लम, सब कुछ जो हो गया वो बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है। बिजनेस का मतलब होता है पैसों का लेन देन, ठीक है। अब हर आदमी कोई भी काम जब करता है तो उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टर्म को जरूर देखता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये सारी बातें, अगर मैं करेक्टर साइड को पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस वाला पॉइंट आ गया। कैसे आ गया समझिए। अमेजन फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले ये चाहेंगे कि इंडिया के आखिरी इंसान से भी बिजनेस किया जाए, वो भी उनको ऑर्डर करे, तभी तो बिजनेस होगा हमारा। लेकिन अब अमेजन फ्लिपकार्ट वाले बात जानते हैं कि भारत में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। अब वहां पर अगर अमेजन फ्लिपकार्ट को चलवाना है तो पहले तो इंटरनेट होना चाहिए। चलो वो तो अब काफी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे वो लोग सर्च करेंगे, कैसे रिजल्ट जो आएगा वो उसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो इंग्लिश में आएगा, सर्च होगा इंग्लिश में हमारा। तो फिर हर कोई कैसे ऑर्डर देगा अमेजन पे, हर कोई फ्लिपकार्ट पे कैसे ऑर्डर देगा फिर? तो अब यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? जिसको खरीदना है सामान उसका हुआ और वो किसी और से ले लेगा। नुकसान तो अमेजन और फ्लिपकार्ट का हो गया ना। तो अब वो क्या करेंगे? दो रास्ते हैं उनके पास। पहला रास्ता है 140 करोड़ की आबादी है, सबको इंग्लिश सिखा दो। और दूसरा रास्ता क्या है? अपने आप को हिंदी सिखा लो, जो आसान लगे वो कर लेते हैं। तो ये तो दुनिया जानती है, दूसरे को बदलना तो पॉसिबल नहीं है, खुद को बदला जा सकता है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट ने खुद को बदल लिया, खुद को हिंदी सिखा ली। अब ऐसा करने से उनका बिजनेस डेफिनेटली पहले से बड़ा ही होगा। अब उनको हर जगह से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अब ऐसा हो भी रहा होगा, अगर हम उनके डेटा का ट्रेंड देखें लॉकडाउन से लेके अब तक, तो ज्यादातर ऑर्डर जो आए होंगे वो शहरी इलाके से नहीं आए होंगे, अर्बन एरिया से नहीं आए होंगे, रूरल एरिया से ही आए होंगे सारे के सारे ज्यादा ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें अमेजन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या उनकी मोबाइल ऐप किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई गई होगी। अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम हमें नहीं पता, वो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा ही करेक्टर सेट को अडॉप्ट कर रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ऐसे ही करेक्टर सेट को अडॉप्ट करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट को हिंदी में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ऐसा ही करेक्टर सेट 128 होते हैं जिसमें हिंदी वाले शामिल नहीं है। तो अब हमें नहीं पता कि उन लोगों ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप किस लैंग्वेज में बनवाई, बट ये जरूर है कि वो लैंग्वेज जो भी होगी उसने यूनिकोड करेक्टर सेट को ही क्या कर रखा होगा, अडॉप्ट कर रखा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होता। अब
ये लोग सिर्फ भारत से बिजनेस क्यों करेंगे? इतनी आबादी चाइना की भी है, वहां भी तो हर इंसान से वो ऑर्डर चाहेंगे। अगर चाइना वाला परमिट करेगा तो वहां भी करेंगे बिजनेस। तो अब वो हिंदी में क्यों रखें इंटरफेस, इंग्लिश में क्यों रखेंगे? अब चाइनीज के करेक्टर जो आते हैं उसमें रखेंगे। तो फिर हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो वर्ल्ड वाइड जितने करेक्टर किसी भी कंट्री में लिखे बोले पढ़े जाते हैं वो उसको सपोर्ट करे। तो ऐसा करेक्टर सेट कौन सा है? यूनिकोड। यूनी मतलब यूनिवर्सल। यूनिक का मतलब यहाँ पर क्या है? यूनिवर्स से है, यूनिक नहीं है, यूनिवर्सल कोड हो गया। मतलब ये कहा जा रहा है कल को मंगल ग्रह पे अगर नए करेक्टर्स आ जाएं तो वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, अगले वर्जन आएगा यूनिकोड का और उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, यूनिकोड करेक्टर सेट बनने शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। हम लोग अमेजन, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाते हैं तो इसमें इमोजीज आने लगे हैं अब। पता है लोगों को कि इंसान आलसी होता है तो वो लिखना नहीं चाहेगा, वो किसी भी बात का आंसर बस टिक करके, हाँ समझ लो मैंने एक्सप्रेशन क्या दिया, समझ जाओ क्या मतलब है इसका। और ये टाइम बचाता है, इससे टाइम बचेगा, सीधी सी बात है। तो इससे क्या लाया गया? इमोजीज का कॉन्सेप्ट लाया गया। इमोजीज आइकन नहीं होते हैं, इमोजीज करेक्टर होते हैं। टेक्निकल पॉइंट क्या है? इमोजीज आइकन इमेजेस नहीं होते, वो पीएनजी फाइल नहीं होते हैं, इमोजीज करेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ जब यूनिकोड बनाया जा रहा था, ये बात है हमारा मिड 80s की। मिड 80s में यूनिकोड का कॉन्सेप्ट सोच लिया गया था। उस समय इमोजीज तो नहीं होते थे, लेकिन इमोजीज अब आने शुरू हो गए जब से स्मार्टफोन बनने शुरू हुए 2008 से। 2008 के बाद से इमोजीज आने शुरू हो गए। तो क्या करा गया? यूनिकोड को अपडेट किया गया, एक नया कोई करेक्टर सेट नहीं बनाया गया, यूनिकोड करेक्टर सेट भी क्या करते चले गए? अपडेट करते हुए चले गए। तो जो सबसे पहला यूनिकोड आया, इस सबसे पहले वाले यूनिकोड का वर्जन कर दिया वर्जन 1। और करते 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 आई गेस 2022 में हम लोग अगर हैं तो वर्जन 14 इसका आ चुका है। तो 14 टाइम्स यूनिकोड को अपडेट किया जा चुका है और हर बार क्या करते हैं? इसमें नए नए करेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। अब जैसे आज से कुछ साल पहले जो भारत की करेंसी का सिंबल था वो शायद ये होता था, अब ये हो गया है। तो जब पहले यूनिकोड चलता होगा तो वो इसको सपोर्ट करता होगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निकाला तो इन लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। करा गया होगा। तो ऐसे तो सर आप एक पॉइंट बता रहे हैं, इस तरह के तो हजारों केस होंगे, हमने कहा। तो टाइम टू टाइम यूनिकोड करेक्टर सेट को अपडेट कर दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड किसी भी करेक्टर में जो भी चेंज होते हैं वो इसमें हमारे कर दिए जाते हैं। तो वर्जन 14 तक आते आते मोटा मोटा देखें तो 1.5 लाख करेक्टर हो चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी हम देख लेंगे गूगल पे जाके, बट एक लमसम आइडिया लिखें तो आज की डेट में यूनिकोड करेक्टर सेट के अंदर 1.5 लाख करेक्टर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार गूगल पे जाके फटाफट से देख लेते हैं कि लेटेस्ट वर्जन क्या है, क्योंकि हर साल या हर 2 साल या 6 महीने बाद ये आ जाता है। यूनिकोड लेटेस्ट वर्जन, तो लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है 14 और ये 14 सितंबर को रिलीज हुआ था, मतलब 1 साल हुआ नहीं है पूरा। और अभी कितने हैं इसमें? 1,44,697। और अभी लेटेस्ट वर्जन में कितने ऐड करें? 838 करेक्टर को ऐड कराएं। इन 838 में अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो कुछ नए इमोजीज भी होंगे। ये कितने इमोजी ऐड करें इन्होंने अभी? 37 नए इमोजीज ऐड करें अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन में। तो अगर फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी इमोजीज वाले हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो जिस लैंग्वेज में बनाए गए हैं, वो लैंग्वेज अगर यूनिकोड 14 को सपोर्ट कर रही है तो ये 37 जो नए आए हैं इनका भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से देख लिया, समझ लिया। अब अगली बात आती है कि सर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा करेक्टर सेट अडॉप्ट करती है? क्योंकि आपने 3 बताए, और भी होते हैं, मैंने बताई 3 है। एस्काई करेक्टर सेट, लैटिन करेक्टर सेट और यूनिकोड करेक्टर सेट, ये बहुत पॉपुलर रहे थे इसलिए हमने 3 को डिस्कस करा। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हमारा पहला वर्जन पाइथन का रिलीज हुआ था
तो उस समय पाइथन एस्काई को हमारा सपोर्ट करती थी। पाइथन 2.7 फर्स्ट हमारा वर्जन है जो कि सपोर्ट करता है किसको, यूनिकोड। उसके बाद से अब हर वर्जन में यूनिकोड ही हमारा चलता है। तो पाइथन में यूनिकोड का सपोर्ट 2.7 वर्जन से ऐड हुआ था। उससे पहले पाइथन में एस्काई कैरेक्टर सेट ही चलता था। तो इसका मतलब है कि आज हम पाइथन अगर वेबसाइट बनाएं तो हिंदी में, चाइनीज में या किसी भी करेक्टर को हम आउटपुट में अपना अब दिखा सकते हैं। इवन पाइथन ही क्या, फिर तो सर कोई भी लैंग्वेज यही चाहेगी कि वो यूनिकोड करेक्टर सेट पे अडॉप्ट करे। हमने कहा कोई भी लैंग्वेज क्यों ऐसा चाहेगी कि सिर्फ आउटपुट इंग्लिश में ही आता रहे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। अब सर ये बताओ सर, क्या आप अभी कुछ हिंदी में लिख के दिखा सकते हैं प्रोग्राम से? हमने कहा बिल्कुल लिख कर देखेंगे। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका आउटपुट हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, जिसको जो आता है उसमें ला सकता है। तो हिंदी सबको आती होगी, उसमें ला देते हैं। घर जाके अपना टाइम लगाना थोड़ा, और किसी में भी फिर आप ला सकते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा लिखना है, या थीटा या का खा गा लिखना है, तो सर जो भी लिखना होता है उसकी कीबोर्ड में की होनी चाहिए। अब कीबोर्ड में 1,44,000 कीज देना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है शिफ्ट के साथ काम करवा लें, तो फिर भी 70-80 की देनी पड़ेंगी। ऐसा कीबोर्ड मतलब शायद ही कोई बनाएगा। ऐसा तो हो सकता है कंट्री स्पेसिफिक कीबोर्ड आते हैं, कंट्री स्पेसिफिक कीबोर्ड आते हैं। जरूरी नहीं है वर्ल्ड वाइड जो कीबोर्ड चलता है उसमें ये ABCD लिखी होती है। ठीक है, चलो। तो अब अगर हम कॉन्सेप्ट को सीखें तो हमसे ये कहा गया जितने भी करेक्टर्स हैं यूनिकोड के अंदर, हर किसी को हम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। और स्ट्रिंग में लिखने का उसका एक नोटेशन होगा, वो नोटेशन आप सीख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए मैं कैपिटल ए प्रिंट करना चाहूं तो मैं आसानी से करूंगा क्योंकि कैपिटल ए नाम से की मेरे कीबोर्ड में होती है। लेकिन अगर मुझे इसे यूनिकोड के थ्रू प्रिंट करना हो तो सीखने के लिए हम सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डबल कोड के अंदर इस करेक्टर का यूनिकोड लिखेंगे। क्या होता है हमें नहीं पता, गूगल से एक बार देख लेना है। तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जो हमें यूनिकोड अवेलेबल कराती हैं। आसानी से मिल जाएगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है रैपिड टेबल्स। तो आप सर्च में जाके लिखिए रैपिड टेबल्स यूनिकोड। यहाँ पे आसानी से हम ढूंढ लेते हैं किसी भी करेक्टर का यूनिकोड। ये देखो, अगर मैं कैपिटल ए को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो बॉटम पे इसका यूनिकोड आ जाएगा और एस्केप सीक्वेंस आ जाएगा। तो पाइथन में एस्केप सीक्वेंस सपोर्ट होता है। इसको कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पे लिख दिया। तो अगर स्ट्रिंग के अंदर आप \u से कुछ भी शुरू करते हैं तो उसको यूनिकोड कंसीडर किया जाएगा। अब ये ऑर्डिनरी नहीं है, अब इसका एक मीनिंग है कि अब जो भी लिखा गया है वो यूनिकोड है। अब आउटपुट देखना क्या आएगा। अब आप पूछ सकते हैं सर जब हम कैपिटल ए डायरेक्ट लिखकर प्रिंट कर सकते थे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि अब हम उस करेक्टर को प्रिंट करा कर देखेंगे जिसकी कीबोर्ड में की नहीं होती। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन थीटा ईटा, है ना, पाई, कुछ भी आप प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप समेशन प्रिंट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करा, अब इसकी कोई की नहीं होती कीबोर्ड में, इसका यूनिकोड आ गया, कॉपी करा और आगे चलते हैं। ये लो सर। तो ये का करेक्टर हो गया हमारा, इसको सेलेक्ट करा, इसका एस्केप सीक्वेंस आ गया, कॉपी करा
एक बेसिक आइडिया लग गया कि कैसे गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, पेटीएम हिंदी में लिख लेते होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिकोड का कॉन्सेप्ट है पीछे। अब अगर मैं आपसे कहूं सर यहाँ 16 कर देते हैं, तो का के बाद क्या आएगा, खा। सर ऐसे पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए बहुत मेहनत नहीं लग जाएगी? मान लो मैं कोई एक पैराग्राफ है इंग्लिश में लिखा हुआ, और मैं आपसे कहूँ इसे हिंदी में लिखो, ऐसे हर किसी का यूनिकोड ढूंढना, फिर उसको लिखना, ये तो सर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आंसर इज यस। तो गूगल ने क्या करा है, या ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये मेहनत कर ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल की बनी बनाई जो लाइब्रेरीज हैं, आप उनका यूज करें। रादर देन आप नेटिवली खुद से ऐसे यूनिकोड पे काम करें, आप गूगल का जो लाइब्रेरी है, जो ऑलरेडी यूनिकोड पर काम करते हैं, आप गूगल को इंग्लिश दें, वो आपको हिंदी वापस कर देगा। आप गूगल को इंग्लिश दें, वो आपको पंजाबी वापस कर देगा। कैसे कर रहा होगा? उनके डेवलपर्स ने बिहाइंड द सीन ऐसे लॉजिक बना रखा होगा जैसे अभी हम सीख रहे हैं। तो एक टीम लगी होगी जो एक दिन नहीं कई सालों में इस काम को कर पाई होगी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे ये देखो, अगर मैं गूगल का ट्रांसलेटर यूज करना चाहूं इंग्लिश टू हिंदी, तो यहां पर मैं गया और यहां लिख दिया मैंने, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। अब मैं हिंदी की जगह लिखना चाहूं पंजाबी में, तो ये लो, अब ये गूगल पर हो रहा है। इसी की लाइब्रेरी भी है, आप सेम पाइथन के प्रोग्राम से कर सकते हैं। इसी काम को करने की गूगल ने लाइब्रेरी बना दी है, जावा के लिए, पाइथन के लिए, डॉटनेट के लिए, पीएचपी के लिए। आप जिस लैंग्वेज के प्रोग्रामर हैं, गूगल की लाइब्रेरी यूज करना सीख लीजिए और ये काम आपका हो जाए। अगर मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया होता, तो यहाँ पर विराम आ गया होता। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होती है, हम तो ये समझना चाहते हैं यूनिकोड का मतलब क्या है। यूनिकोड वर्ल्ड वाइड जितने भी करेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करता है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर यूनिकोड को सपोर्ट करती है, तो हम उस लैंग्वेज में लिखते समय या आउटपुट में कोई भी वो करेक्टर हम यूज कर सकते हैं जो यूनिकोड के अंदर शामिल किया गया है। और यूनिकोड के अंदर ऐसा माना गया है कि ऑलमोस्ट करेक्टर वर्ल्ड वाइड जो है वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि उसके वर्जन आते रहते हैं। जैसे कुछ नया किसी कंट्री में आएगा, अगले वर्जन में वो शामिल कर लिया जाए। ठीक है, चलो, तो इस तरह से अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूनिकोड के कॉन्सेप्ट का क्या रोल है, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ पाएंगे। गूगल अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, काम हो चुका है, बस उसमें डिले आ रहा है। जैसे जब मैं ट्रांसलेट करवाता हूँ टेक्स्ट को, तो 1 सेकंड ही लग रहा है, 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा है, इधर टाइप करो उधर आंसर आ रहा है फटाफट से। गूगल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, सामने वाले को हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती। अब क्या करना है, आप हिंदी बोलो, उसको इंग्लिश सुनाई देगी, वो इंग्लिश बोलेगा, आपको हिंदी सुनाई देगी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये काम हो चुका है, चल रहा है, इस पर काम चल रहा है, डिले आ रहा है। डिले का मतलब मैंने कोई सेंटेंस बोला हिंदी में, तो उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया, सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई दिया, लेकिन टाइम 8 से 10 सेकंड का लग रहा है अभी। उसने इंग्लिश में आंसर दिया, मुझे हिंदी में सुनाई दिया, लेकिन टाइम अभी लग रहा है 8 से 10 सेकंड का। तो गूगल काम कर रहा है, वो टाइम कम कैसे होगा? यहाँ पर जैसे चल रहा है ना, उसी तरह से वो आने वाले टाइम पर आप 4-5 साल में देखोगे, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी ऐप आनी शुरू हो जाएंगी कि आप उन्हें डाउनलोड करो मोबाइल में, उनके थ्रू कॉल करो, और वहां पर ऑप्शन आएगा, बताओ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हो। आप किसमें बोलोगे, हिंदी। दूसरा किसमें समझे, आपने कर लिया सेलेक्ट इंग्लिश, आप बोलो हिंदी, वहां पहुंचेगा इंग्लिश, वो बोलेगा इंग्लिश, यहाँ आएगा हिंदी। लैंग्वेज का बैरियर ही खत्म हो गया। आने वाले टाइम पर स्किल की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेज का बैरियर टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे खत्म कर दिया है, आप देख भी रहे हो गए। आज से 5 साल पहले हिंदी में कुछ नहीं आता था वेबसाइट पर, पेटीएम ने भी अनाउंस किया है पेटीएम इन हिंदी, व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है व्हाट्सएप इन हिंदी। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर आपकी स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है बीटेक इन हिंदी, बीटेक इन हिंदी, वो प्रपोजल ला रही है।
हिंदी से मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप अपना जो कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन वाले उनको करें, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, जो भी है चल रहा है ना। अब ऐसी चीजों को पास करना हमारा लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा से थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट प्रपोजल तैयार है। आने वाले टाइम पर हायर एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में होंगी, है ना। चलिए, अब जो भी है, फिलहाल आज की क्लास इतनी। अगली क्लास मिलेंगे 9:30। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, मधुर सर से कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। असाइनमेंट कोशिश करना आज शाम तक ही मुझे सबमिट कर दें, ठीक है।